नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आज़ाद और अभी हूं मैं दंतेवाड़ा के जंगलों में। मैं नक्सली संगठन में काम करती थी। कम से कम 12 साल मैं नक्सली संगठन में काम की, गनमैन बटालियन में काम की हूँ। ये किट बैग जो है खाने का, ये सब लोग लेकर चलते हैं क्या? जी सर। इसी में सब कुछ लेकर के चलते हैं? जी, इसी में सब क्या क्या होता है उसमें मुझे बताएंगे? गैस है सर। ये चावल है, ये सोयाबीन है, यिप्पी है, मैगी, कुछ मसाले हैं, पानी है। अब नक्सली की तरफ से एम्बुश में भी शामिल है। अच्छा, ये सब तो हमारा ही है ना? ये तो सब ही आदिवासी का है, देशवासी का है, हम ही लोगों का है ना? हम ही लोगों का। सरकार इसको लेके तो कहीं नहीं चली जाएगी। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको लगा कि आप जो लड़ाई तब लड़ रहे थे वो सही था या गलत था? जी गलत था सर, यहाँ ठीक है सर, यहाँ देश के लिए है। अभी ऐसे लगता है दंतेवाड़ा में बहुत कम डर के मारे भगते हैं पुलिस वाले लोगों को। अब पुलिस वालों पे आदिवासियों का पूरा विश्वास, पहले डर के भागते। कभी ऑपरेशन में जाते हैं तो पुराने नक्सली मिलते हैं? जी वो तो नहीं मिलते हैं सर, गहरा पता नहीं। अब मिलेंगे तो क्या कीजिएगा? उनको क्या सिलेंडर कराएंगे सर। सरेंडर कराएंगे, और सरेंडर नहीं करेंगे, आप पे फायरिंग कर दिए तो फिर हम भी नहीं बचा पाएंगे सर। मतलब इधर उधर फायरिंग होता है तो फिर चलता है गोली। पहले आप लोग बोलते हैं कि सरेंडर कर दो, जो सरेंडर नहीं करता है, फायरिंग करता है, फिर मारते हैं। जी उधर से फायर आता तो तभी फायर करते हैं इधर सर। पहली फायरिंग नहीं करते? जी नहीं करते हैं सर, गोली का जब गोली में दे देते हैं सर। एक बार में मान लीजिए निकलते हैं ऑपरेशन में तो कैसे कि इतना किलोमीटर चलेंगे फिर रुकेंगे, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल है क्या, या जहाँ थक गए वहाँ बैठ गए, ऐसा है? हाँ ऐसा ही है सर। वो 1 किलोमीटर चलना है तो फिर 500 मीटर चल के थोड़ा आराम करना है। तो नक्सल थे तो अच्छा लगता था नक्सलियों? वहाँ ठीक नहीं है सर। अगर सबसे बड़ा है तो जनता ही उनका हथियार है। जनता अगर अपने पक्ष आ जाएगा, सरकार के पक्ष से, उन लोग अपने आप को लो जाएंगे। मैं आखिरी तक यही बोलना चाहूँगी, सब लोग आके सरेंडर करें, मेरे जैसे जी। नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आज़ाद और अभी हूं मैं दंतेवाड़ा के जंगलों में। और दंतेवाड़ा भी काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, और एक टुकड़ी जो है डीआरजी की मूव कर रही थी तो शहर से जंगल की ओर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा समय उनके साथ बिताया जाए, क्योंकि डीआरजी जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो फोर्स है, उन सब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जो हाल के जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो मेजर ऑपरेशंस हुए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के में, बस्तर के जंगलों में जो हुए हैं, और जो सुधाकर जैसे, बसवराजू जैसे जो बड़े नक्सली मारे गए हैं, उसमें डीआरजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आपको बता दूं कि डीआरजी जो है पिछले कई सालों से काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है, अदर फोर्सेस के साथ मिलकर काफ़ी बड़े ऑपरेशंस कर रही है। और पिछले 1-1.5-2 साल में उसके हाथ बहुत सफलता हाथ लगी है, जिसकी वजह रही कि बसवराजू राव जैसे लोग, सुधाकर जैसे लोग, और काफ़ी बड़े जो किलिंग्स हुई हैं, अभी जो माओइस्ट की किलिंग्स हुई हैं, उसमें डीआरजी ने काफ़ी रोल प्ले किया है। और बहुत लोग नहीं जानते थे डीआरजी के बारे में, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशंस हुई है, लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो हमने भी, ऑर्गेनाइजर की टीम ने भी सोचा कि डीआरजी के बारे में हम भी उनके मुंह से जाने, उनसे पूछें, जाने कि किस तरीके से वो लोग ऑपरेशंस करते हैं, कितना समय जंगल में बिताते हैं, किस टिप, अगर टिप मिलती है तो मूव करते हैं, या रेगुलर रूटीन में भी वो लोग सर्च ऑपरेशंस करते हैं, सर्च पार्टी निकलती है और ढूंढती है कि नक्सली कहाँ छुपे हैं, किस हालात में वो लोग रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रयास करेंगे कि उनसे बात करें, जाने। जो सूचना वो नहीं देना चाहेंगे, वो नहीं साझा करना है, तो आप समझ जाइए कि सिक्योरिटी के मद्देनज़र वो साझा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम बात करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम डीआरजी के बारे में आपको दे सकें, आपको बता सकें। विजय इधर आएंगे। ये देखिए, अभी ये लोग थोड़ी दूर पैदल चल के, लोग कहीं पे उन लोगों को कुछ लगा होगा तो अभी उन लोगों ने पोजीशन ली है, या कह सकते हैं एक तरीके से रेस्ट करने की पोजीशन उन लोगों ने बनाई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी जो टुकड़ी होती है, जो ग्रुप होता है, तो जब ये लोग कहीं पे ठहरते हैं, फिर भी कुछ लोग जो है पोजीशन लिए रहते हैं कि किसी और तरफ से जो है कोई हैपनिंग ना हो, किसी तरीके का कोई अटैक ना हो। तो इसके लिए जो है ग्रुप में से कुछ लोग जो हैं तैनात रहते हैं, वो हर तरफ नज़र बनाए रखते हैं, और कुछ लोग उस दौरान आराम करते हैं। फिर बाकी कुछ लोग आराम करते हैं और उसके बाद वो लोग तैनात होकर के सुरक्षा देखते हैं। हमारे साथ में एक महिला सुरक्षाकर्मी हैं जो डीआरजी की हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुंदरी इस्ताम। सुंदरी इस्ताम। इस्ताम। सुंदरी, कब से हैं आप डीआरजी में? मैं 2019 से डीआरजी में ज्वाइनिंग हूँ सर। 19 से मैं ऑफ जाती हूँ। अच्छा, 2019 से आप ऑपरेशन में जाती हैं।
थोड़ा तेज बोलेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बनाऊं कि डीआरजी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स के बारे में, जो एक कुछ लोगों की धारणा है कि उसमें जितने भी लोग होते हैं वो सरेंडर नक्सली होते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने आईजी सर से भी बात की थी और बाकी लोगों से भी बात की, तो जानकारी मिली कि तकरीबन 10 से 15% जो डीआरजी के फोर्स होते हैं वो जो पूर्व नक्सली होते हैं और जो सरेंडर करते हैं, उनको सरेंडर करने के बाद एक पूरा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बाद वो लोग डीआरजी में शामिल होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो लोग जानते हैं, जंगल को समझते हैं, पहाड़ों को समझते हैं और वो नक्सली के काम करने के तरीकों को समझते हैं। डीआरजी के जो बचे 80% कह लीजिए या 85% फोर्स कह लीजिए, वो भी सभी लोकल होते हैं, वो छत्तीसगढ़ी लोकल होते हैं, ताकि उनको यहाँ की लैंग्वेज समझ में आती है, उनको टेरेन समझ में आता है, उनको जंगल समझ में आता है। तो ये वजह है कि डीआरजी में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सोल्जर होते हैं, वो क्या कहते हैं, लोकल होते हैं, छत्तीसगढ़ होते हैं। आगे की हम लोग बात करेंगे। क्या नाम बताया आपने? सुंदरी स्तंभ। सुंदरी जी, ये मुझे बताइए कि आपने बताया कि 2019 में आप शामिल में हुई। क्या इससे पहले आप नक्सली थे या आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग है? नहीं सर, मैं 2002 में नक्सली संगठन में काम करती थी। ठीक है। कम से कम 12 साल मैं नक्सली संगठन में काम की, गनमैन बटालियन में काम की हूँ। अच्छा। वहाँ रहते रहते हम लोग बहुत ही घटना हुआ था हम लोग के साथ। फोर्स के साथ मुठभेड़ होती थी, बड़ा बड़ा एम्बुश भी किए थे हम लोग। आप नक्सली की तरफ से एम्बुश में भी शामिल रही? जी। अच्छा। 2010-11 को बट्टू में एम्बुश में शामिल थी सर। 27 जवान शहीद हो गए थे अपने पुलिस फोर्स, और मैं उस घटना में मैं नक्सली संगठन में थी। ये कब की बात है, कौन से साल की बात है? 2011। तो देखिए 2011 में जो हमला हुआ था सुरक्षा बलों के ऊपर, जिसमें 27 लोग मारे गए थे, उसमें जो ग्रुप था जिसने हमला किया था नक्सलियों का, उसमें सुंदरी जी भी थी। हम लोग और जानेंगे। हाँ, बताइए आप। सर उसमें क्या हुआ था उस दिन? उस दिन उन लोग सर्चिंग जा रहे थे सर, रोड ओपनिंग जा रहे थे उन लोग। हम लोग का एम्बुश था कि यहाँ से हमेशा आना जाना करते हैं। ऐसे 2-3 दिन रेकी भी हुआ है, हम लोग का रेकी टीम था। 2012 को वही बटालियन 2 नंबर के बटालियन में मैं भी गई थी, तो मैं भी उसमें शामिल थी कि उन लोग ऐसे ओरछा से नारायणपुर जा रहे थे, सुरक्षा बल जी। हम लोग रास्ता में एम्बुश लगाए थे, ऐसे दोनों तरफ गार्डन था हम लोग का, दोनों साइड थे। तो उन लोगों को निकालने के लिए रास्ता नहीं है, हम लोग घेर लिए और बाकी सरेंडर होने के लिए तैयार हो गए थे। उन लोग फिर सिविल होके भाग गए। शायद सरेंडर होने से उन लोगों को पकड़ के लेके जाते नक्सली, लेकिन नहीं हो पाए। बहुत 1 घंटा जैसे मुठभेड़ हुआ, उन लोगों को फिर उनका हथियार सब सीन के हम लोग लेके आए थे। वही मेरे नक्सल मतलब मारे और फिर उन लोगों का हथियार लेकर के वापस जंगल में सर लाए और जनता को दिखाए कि हम लोग ऐसे बड़ा बड़ा घटना करते हैं, वो ये पुलिस वाले लोगों को खत्म करेंगे दुनिया का। उन लोग फिर प्रचार किए जनता को, फिर जनता को विश्वास जीतने के लिए उन लोग ऐसे करते हैं। छोटी मोटी घटना को मिला के सब जनता को संगठित करने के लिए उन लोग ऐसे समझाते हैं, तो संगठित में नहीं आएंगे बोल के उन लोग ऐसे छोटी मोटी घटना को मिला के सब संगठित बनाते हैं। आप कितने ऑपरेशन में नक्सलियों की तरफ से आप, पहले हम आपके डीआरजी के जीवन पे आएंगे अभी, लेकिन अब आप जब कह रही हैं कि आप पहले खुद भी एक नक्सली थी, एक माओवादी थी, तो कितने ऑपरेशंस आपने किए हमारे सुरक्षा बलों के विरुद्ध में? सर मैं 2002 से लेकर वो 15 साल की थी पहले। तो 2002 में आप 15 साल की जी थी, ठीक है जी। फिर वही 16-17 साल से मैं छोटी मोटी घटना मिलती थी, पर उतना बड़ा नहीं हुआ था। वही 2011 वाला मेरा बहुत बड़ा घटना था। और उसके बाद 12 में हम लोग ऐसे सुबह गांव में गए थे चावल जमा करने के लिए। गांव में नहीं पहुंचे थे, उन लोग पहले से गांव को घेर के रखे थे, पुलिस सुरक्षा बल। जी। अच्छा। सुरक्षा बल पहले से गांव को घेर के रखे थे। थोड़ा सा कोहरा टाइप का नहीं दिख रहा था। हम लोग ऐसे गांव में उतर रहे थे टेकरी से। कौन सा महीना था? महीना तो याद नहीं है सर, बहुत साल हो गया। और हम लोग जैसे गांव में एक घर है किनारे, पहाड़ की किनारे घर है, उसमें निकालने वाले थे। उन लोग पहले से हम लोग को देख के फायरिंग किए, उसमें सुरक्षा बल ने फायरिंग की? जी। अच्छा। उसके बाद
मेरा सामने 3 लोग चल रहे थे, मैं डिप्टी कमांडर के रूप में चल रही थी आप उस समय डिप्टी कमांडर थी? जी। अच्छा। फिर उन लोग मेरा सामने वाले तीनों भाग गए पीछे, मैं अकेली हो गई और मेरे को गोली लगा था। अच्छा, गोली लगी थी आपको? जी। कहाँ पे? पैर में लगा था पैर सर। में गोली लगी थी। हाँ, फिर? जैसे मेरे को गोली लगा तो मैं पूरा, मेरे पास 47 था, पूरा मैगजीन, दोनों मैगजीन खाली कर दी। उसके बाद उन लोग भी पीछे आपने हट गए। वापस से फायरिंग की सर। सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर? सर। जब आपके पैर में गोली लगी तो आपने वापस फायरिंग की, काउंटर की। फायरिंग की? सर, अच्छा। फायरिंग की तो दोनों मैगजीन ऑटोमेटिक कर दी, तो फिर उन लोग भी पीछे हट गए। और फिर 10-15 मिनट के बाद मैं बेहोश हो गई। फिर मेरा साथ वाले मेरे को उठा के ले आए। अच्छा, काफी खून निकल गया इसलिए बेहोश सर। हो गई। तो आपके बाकी साथी फिर आपको उठा के जंगल ले गए? सर फिर क्या हुआ? वही इलाज हुआ है सर, कोहकामेटा एरिया, कोहकामेटा गमीड़ी गांव में मेरा इलाज हुआ। सरकारी अस्पताल में या नक्सलियों का डॉक्टर? नक्सलियों का। अच्छा जी, ये डॉक्टर टीम भी रहता है, हम उन्हीं लोग करते हैं। ज़्यादा तो नहीं था, पर गोली लगा था, थोड़ा हड्डी भी कट गया था। फिर चलने का दिक्कत हो रहा था। दिक्कत होने 2012 मार्च को मैं घर आई छुट्टी के लिए, 5 दिन के लिए छुट्टी के लिए घर आई थी। घर आने के बाद पेपर पढ़ती थी मैं कि पुलिस विभाग में जाके भी सरेंडर होके भी अपना लाइफ जी सकते हो। ये किसने बताया आपको? नहीं सर, जब घर आई तो? ऐसे पेपर पढ़ती थी सर। अच्छा जी, मेरे गांव में आश्रम था। पेपर में आपने ये पढ़ा कि मतलब जब आप घायल होके छुट्टी पे आई तो आप अखबार में आपने ये पढ़ा कि जो पूर्व नक्सली हैं वो लोग भी पुलिस में ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा, फिर मैं पढ़ने के बाद भी 2-3 हफ्ता जैसे घर में ही थी। फिर सीएफ वाला मेरे से संपर्क हुआ। सीएफ क्या होता है? सीएफ सिविल फोर्स। अच्छा। सीएफ का एक जवान मेरे से संपर्क किया कि तू उधर बचपन से गई है, लेकिन अभी आके तू नौकरी जॉब अच्छा से लगेगा, आके सरेंडर कर देना बोले। तो फिर मैं सोच के बहुत दिन के बाद, 1 महीना हुआ था, उसके बाद मैं सोच के फिर जाके जाऊंगी तो मारेंगे तो नहीं, ऐसे डर के मारे मैं फिर नहीं आए थे। फिर लेने गए थे मेरे को आधा रास्ता तक। फिर वहाँ मैं आ गई और आके दंतेवाड़े में आके सरेंडर कर दिए। फिर क्या हुआ? तो जब सरेंडर की तो आपने सब बताया कि आप इस तरीके से ऑपरेशन, जितना भी मैं सच पूरा बताइए सर, जितने भी मैं जानती थी, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, मतलब जब से मैं गई थी तब से जितना मेरा नॉलेज में था वो सब मैं सरकार को आके बता दिए सर। तो आपने बड़े नक्सलियों की अगर हम लोग बात करें तो किन के साथ काम किया था उस समय? सर, कोसा दादा के साथ थी, और राजमान और चंद्रा के साथ भी काम किए? सपना का, ये सब आंध्रा वाले लोगों का। अच्छा, मेन आंध्रा वालों के साथ किए? वो सपना का के गार्ड करती थी सर मैं। ये बसव राजू वगैरह उन लोगों के साथ भी काम की थी? इन लोग ऐसे डीवीसी एजेंसी मीटिंग होता था तो हम लोग गार्ड लोग जाते हैं तो ऐसे जाते थे, तब मिलती थी इनको भी। अभी आप जब सरेंडर की उसके कितने साल के बाद आपने यहाँ डीआरजी में ज्वाइन किया? मैं 1 साल ऐसे इंट्रोगेशन हो रहा था मेरा। 1 साल तक इंटरोगेशन हुआ? 14 में आई और 15 में सिलाई मशीन जाती थी। मैं डीआरजी में नहीं करूँगी, दोबारा हथियार नहीं उठाऊंगी बोल के सोची थी। पर 2019 को दंतेश्वरी फाइटर नाम से एक महिला ग्रुप बना है, उसमें फिर नॉलेज वाले लोग, लड़की लोगों का जरूरत था तो मेरे को लाए। और सीधी भर्ती वाले कुछ लड़कियां थे, उनको लेके हम लोग 60 लड़की टीम बन गया। टीम बनने के बाद फिर 5 ग्रुप था डीआरजी का। 2015 में डीआरजी उद्घाटन हुआ था। वहाँ फोर्स को बहुत ज़्यादा सीआरपी, सीएफ इन लोग जाते थे तो गांव वाले इतना आरोपी लगाते थे कि लड़की लोगों को गलत व्यवहार करते हैं, ये सब करते थे। तो फिर हम लोगों का फिर डीआरजी के साथ चलना शुरू हो गया। दंतेश्वरी फाइटर का नाम से हम लोगों का बना था। पूरा 5 ग्रुप में 10-10 लड़कियों को बांट दिए। फिर हम लोग भी जाना शुरू कर दिए। शुरू में तो नया कैंप खुल रहा था, उस समय कैंप मन में जाते थे, लड़की लोग हम लोग को देख के भागते थे।
फिर धीरे धीरे हम लोग उन्हीं लोगों का भाषा में बात करते थे कि ऐसे नहीं है कि आप लोग हम लोगों को देख के भाग जाते, हम लोग भी आदिवासी हैं, हम लोग भी आप ही लोगों के बच्चे हैं, ऐसे समझाते थे। ऐसे लोगों को बताते थे। जी। अभी तब से अभी तो बहुत अच्छे हैं। कहीं जाते हैं लड़कियां ड्राई फ्रूट लेके जाते हैं, बच्चे लोगों को देते हैं हम लोग, तो उन लोग भी बात करना शुरू कर दिए। अभी ऐसे लगता है दंतेवाड़ा में बहुत कम डर के मारे भागते हैं पुलिस वाले लोगों को। अब पुलिस वालों पे आदिवासियों का पूरा विश्वास, पहले डर के भागते सर। थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि आप भी नक्सल में रहीं, अभी पुलिस में हैं, मुझे ये जो पहले का जीवन था और अभी के जीवन में क्या अंतर दिख रहा है? बंदूक आपके हाथ में अभी भी है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? सर वहाँ रहते समय तो कुछ पैसा ये नौकरी नहीं है, पैसा तो 1 रुपया भी देखने के लिए मेरे को 18 साल होने के बाद भी मैं नहीं देखी थी। ऐसे गनमैन करती थी, दूसरे का पैसा लेके चलती थी, पर मेरा हाथ में नहीं था। यहाँ आने के बाद मेरे को जॉब मिला और रहने के लिए क्वार्टर भी मिला है, और अभी मैं पर्सनली ज़मीन भी ले ली हूँ। यस, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ये है कि पहले जब आप मान लीजिए कि गोली चलाती थी तो आपको नहीं लगता था कि ये जो निर्दोष पुलिस वाले हैं या उनके ऊपर आप अटैक कर रही हैं। अब जब आप गोली चलाती हैं तो आपको लगता है कि शायद एक जो क्रिमिनल है, जो नक्सली हैं, उसको क्या कहते हैं, पकड़ने के लिए कर रही हैं। हथियार हाथ में है, गोली दोनों बार चलाती हैं, दोनों का अंतर मैं जानना चाह रहा हूँ। सर पहले जब गोली चलती थी तब क्या दिमाग में होता था, अब गोली जब चलती है तो दिमाग में क्या होता है? सर वहाँ का नियम कानून सही है, आदिवासी जंगल जमीन ये बचाना है, ये सही है, ये गरीब भी लोगों का ही है, लेकिन इनका रूल्स ठीक नहीं है। ये जो नक्सली सिद्धांत जो चल रहा है वो रूल्स ठीक नहीं है। सब जनता के बिना उन लोगों का कुछ भी नहीं है। जनता अगर नहीं देंगे, चावल दाल सब तो जनता ही देता है, जनता अगर कुछ नहीं देंगे तो उन लोग भूखे पेट रहेंगे। ऐसे ये मेरे को समझ आता था कि जैसे बढ़ते गई मेरे को समझ आया कि मैं गलत रास्ता आ गई हूँ। ये रियलाइज हो गया सर ये मेरे को एकदम से बेकार लगता था। कभी कभी मैं मीटिंग में ऐसे बैठती थी तो प्रस्ताव रख के देखती थी, पर ध्यान नहीं देते थे इन लोग। मेरे को खुद को समझाने लगते थे, ऐसे क्यों तेरा दिमाग ऐसे क्यों बदल रहा है, तेरे को कौन समझाया है, कहाँ से सीखी है, सब मेरे को आवाज़ उठाते थे। पर फिर भी मैं नहीं डरती थी, ऐसे बोलती थी कि जनता के बिना अपना कुछ भी नहीं है। अगर सबसे बड़ा है तो जनता ही उनका हथियार है। अगर जनता अपने पक्ष अभी भी जनता अगर अपने पक्ष आ जाएगा, सरकार के पक्ष से, उन लोग अपने आप क्लोज हो जाएंगे। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो लोग जो एक तरीके से माइंड वॉश जो हम कहते हैं, जो उन लोग जनता का करते हैं, जो आदिवासियों का करते हैं, उन पहुँच के अलग अलग माध्यम से, इसीलिए आदिवासी जो है गलत उनका साथ देते हैं। लेकिन जैसे आप हुई, बाकी लोग हैं, उनको भी ये रियलाइजेशन होता है। तो आपके कहने का मतलब जो समाज है, जो आदिवासी समाज या जो भी समाज है, उनका भी हमें एक तरीके से उनको रीच आउट करना चाहिए सरकार को, लोगों की, कि वो लोग गलत तरीके से माओवादियों के साथ ना फंसे, यही कहना चाह रही हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, आप अभी अब पुलिस के साथ, मतलब डीआरजी के साथ अभी कोई ऑपरेशन हाल के दिनों में इधर ऑपरेशन में गई हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, नक्सलियों को मारना हो और तमाम तरीके से कोई इनपुट आया हो कि नक्सली यहाँ छुपा हुआ है और आप लोग ऑपरेशन में गई हो इस तरीके से? सर कोरोवाड़ा में 2020 के हुआ था घटना। हम लोग ऐसे सर्चिंग, मतलब पहाड़ को पार कर रहे थे, जा रहे थे, उन लोग खाना बना रहे थे और जगह में अचानक पहुंच गए तो उन लोगों का पहले शुरू हो गया। तो शुरू होने के बाद हम लोग भी नक्सलियों ने पहले फायरिंग स्टार्ट, उन्हीं लोग पहले शुरू कर दिए, तो हम लोग भी आड़ लेके हम लोग भी फायरिंग किए, तो वहाँ 2 जन मारा गए, उनको उठा के ले आए। नक्सली मारा गया? अच्छा। बाकी लोग भाग गए पहाड़ के ऊपर से, हम लोग घेर के देखे लेकिन नहीं हो पाया। 2 जन को मार के लेके आए, और उस दिन ऐसे लग रहा था कि मैं भी पहले वैसी थी, इनको अभी मैं उल्टा ऐसे लग रहा है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि जब हो सकता है कि उसमें कोई आपके पुराने साथी भी हों, नक्सली साथी, तो जब उनको देखी
तो वो अपने ही लोग, मतलब एक तरीके से जो आपके पुराने सहयोगी थे, वो अब आपके बंदूक के निशाने पे थे। उस समय दिमाग में क्या आया? गोली चलाने से पहले क्या कुछ सोची, कुछ दिमाग में आया, या फिर ऐसे ही फायरिंग कर दी? सर ऐसे पहले तो उन्हीं लोगों का शुरू हुआ और बहुत ही तबड़तोड़ हुआ, फायरिंग हुआ। और मैं चुपचाप, ऐसे बड़ा सा पेड़ था, आड़ लेके चुपचाप खड़ी थी। एक जन मेरे सामने था, वो मेरे को देख रहा था, पर वो भी अगर चुप रहता तो उसको मैं नहीं मारती। आप पहचानती थी उसको? नहीं पहचानती अच्छा। थी। शहर अच्छे से नहीं दिख रहा था, राइफल दिख रहा था। फिर वो भी मेरे को देख देख के मार रहा था, तो मैं बरस्ट मार दी सर। तो मर गया वो सर डायरेक्ट? सर अच्छा, चलिए हम अभी वापस से इनसे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि डीआरजी के जो अदर फोर्सेस हैं कि उन लोगों का जो है जीवन डीआरजी में कैसा बीत रहा है। एक और महिला हैं, इनके साथ में ही हैं, पोजीशन ली हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? देवी कुंजम सर। देवी कुंजम। अच्छा, आप भी आदिवासी समाज से ही आती हैं? से आती सर। कब से हैं इसमें डीआरजी में? 2024 सितंबर 1 तारीख से सर। अच्छा, अभी हाल फिलहाल की ज्वाइनिंग है आपकी। तो कभी इससे पहले कभी ऑपरेशन में गई हैं या ये पहली बार सर्च पार्टी में निकली हैं? गई सर 2-3 बार। तो कैसा लगता है उसमें जाना? मुठभेड़ में नहीं मिला सर। अभी मुठभेड़ नहीं हुई है अभी? अच्छा, हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे। आइए, उधर एक मेन सोल्जर हैं, लेकिन ये खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, खाना, भूख लग गई है? भूख लग गई है? तो ये बैग, ये किट बैग जो है खाने का, ये सब लोग लेकर चलते हैं क्या? जी सर। अच्छा, ये एक दिखाना, विजय दिखाएंगे। ये देखिए, इनका ये बैग है पीछे, ये इनका बैग है और इसी में सब कुछ लेकर के चलते हैं। जी, इसी में सब कुछ लेके चलते हैं सर, गंजी, बर्तन। और ये बैग सबके पास होता है? जी, सबके पास है। जितने भी सोल्डर उस ग्रुप में रहेंगे, जितने भी सैनिक उस ग्रुप में रहेंगे, सबके पास ये बैग होता है। रहता है सर। क्या क्या होता है उसमें, मुझे बताएंगे? विजय थोड़ा दिखाइए कि क्या क्या होता है इसमें। ये गैस है सर। ये देखिए, ये एक दूसरे तरीके का गैस है, मैं पहली बार खुद देख रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसको? चूल्हा सर इसको। ये तो चूल्हा है। ये क्या है इसमें? ये गैस है सर। आराम से बताइए। ये गैस है जी, ये इसमें लग जाता है जी, और ये बन गया चूल्हा। जी। ये देखिए कितनी कमाल की चीज़ है ये मेरे लिए ये पहला अनुभव है कि अच्छा, ये देखिए, इसको ऑन करेंगे तो बंद कर दीजिए इसको अभी, ठीक है। ये इसको ऑन करेंगे, देखिए इनके पास और क्या क्या दिखाइए। चावल है सर। ये चावल है जी। विजय, थोड़ा पीछे जाएंगे आप, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चावल है, ये सोयाबीन है, yippee है, मैगी, और कुछ मसाले हैं, पानी है, और जो सबसे कमाल की चीज़ है वो ये चूल्हा है। ये बहुत ही हल्का है, मतलब इजी टू कैरी है शायद, इसलिए इन लोग स्ट्रैटेजिकली इसी को फॉलो कर। तो सब लोग यही लेकर, आप बैठ जाइए मेरे साथ। हम लोग 1 मिनट, ये पत्ता लाओ इधर, थोड़ा सा बैठा जाए आराम से। तो ये आइए, आप भी बैठिए, ठीक है। ये देखिए, ये मस्त पत्ता है, ये इस पे आप बैठ सकते हैं आराम से। और ये चूल्हा है मस्त, इसको ये लोग इसमें पानी से धोएंगे। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मण कोताम। लक्ष्मण जी, आप भी बैठिए, थोड़ी देर आपसे बात करेंगे। बैठ जाइए, आप भी पत्ता तोड़ लीजिए, है ना, वर्दी गंदी हो जाएगी नहीं तो। लक्ष्मण, कितने दिन से हैं इसमें, क्या कहते हैं, डीआरजी में? थोड़ा पास आता हूँ मैं, अब बैठिए आराम से, मैं आता हूँ। ये कब से है डीआरजी में? जी, मैं 2022 से हूँ सर। उधर देखेंगे, 2022 से है। अभी ये ऑपरेशन आज ही निकला है? जी सर। सर्च पार्टी निकली है? सर्च पार्टी है। क्या है, कोई इनपुट है क्या कि कहीं का कुछ? जी, घेराबंदी करके रखे हैं सर। हाँ, जी, घेराबंदी करके जी, हम लोग इधर बाहर में खाना बना रहे हैं। भूख लग गई है? जी, भूख लग गई सर।
तो अभी कितने देर में ये सब बन जाएगा? जी आधा घंटे में बन जाएगा सर। आधा घंटा में चावल और ये सब्जी, जी आलू सोयाबीन की सब्जी चावल, जी या फिर मैगी खाने का मन होगा तो मैगी खा लेंगे। मैगी भी बनाते हैं सर। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेके चलते हैं? ड्राई फ्रूट्स भी लेके चलते हैं? जी क्या क्या रहता है ड्राई फ्रूट्स? जी बिस्किट मैगी मिक्सचर ये सब रहता है सर। अच्छा, जी ये सारी चीजें मतलब ये कितने दिन का कोटा लेके चलते हैं कि जी। कितने दिन जंगल में रहना पड़े तो कितने दिन खाएंगे? जी 2 दिन का 3 दिन का देते हैं सर राशन। 2 दिन 3 दिन का राशन लेकर के चलते हैं। जी कोई मान लीजिए कि कोई नक्सली ना मिले, ठीक है, तो नॉर्मली जो है कितने दिन के लिए ये निकलती है टुकड़ी? जी 1 दिन के लिए सर। 1 दिन के लिए? जी नॉर्मल के लिए 1 दिन फिर के लिए। शाम को लौटना होगा? जी शाम के फिर जाते हैं सर। अच्छा, शाम को। ये देखिए कि ये 1 दिन का या 2 दिन 3 दिन कह लीजिए कि जनरली जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक सर्च इंजन जब निकलती है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, अगर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ इनपुट हो गया तो वो उधर ही रुकते हैं, फिर नहीं तो ये 3 दिन का राशन लेकर के चलते हैं। और जब भूख लगता है कितने समय बनाते हैं, मतलब पूरे दिन में एक बार बनाते हैं? एक ही बार बनाते हैं सर शाम के लिए भी। अच्छा, एक ही बार जी। बना लेते हैं? जी इस पैक करके वो- रखते हैं। अच्छा, एक ही बार बना लेते हैं फिर उसको पैक करके शाम में भी यूज़ करते हैं? शाम के भी यूज करते हैं सर, इसी को कहते हैं। तो अभी बनाइएगा, खाइएगा, फिर रेस्ट कीजिएगा और फिर निकल जाइएगा। तो तब तक बाकी साथी क्या करेंगे? जी अभी पूरा कानून बनाएंगे सर, बना के उसके बाद रेडी करते हैं, रेडी करके फिर उसके बाद जाते हैं सर, फिर चर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी तो एक ही बार में सभी लोग खाना बनाने लगते हैं या सब अलग अलग खाना बनाते सब अलग अलग बनाते हैं सर। आदेश मिलता है जो अभी खाना बना बोलने से, जैसे आदेश मिलता है तो ऐसे खाना बनाने का तैयारी करते हैं सर। तो जिस समय कुछ लोग खाना बना रहे होते हैं बाकी लोग जो है मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे होते जी हम लोग उधर ड्यूटी लगे रहते हैं सर। हैं। लक्ष्मण, एक बात बताइए, ये डीआरजी के बारे में आप जानते होंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि उसमें जो है पुराने नक्सली भी रहते हैं। आप ही की एक साथी है, वो भी पुरानी नक्सली ही हैं, तो आपका भी नक्सल में रहे हैं कभी? जी वही था सर, इसी गांव में मिलसिया में था मैं। इसी गांव में थे? इस गांव में नहीं सर, बीजापुर में। बीजापुर में आप भी नक्सली थे? जी इस टुकड़ी में सब लोग पुराने नक्सली ही हैं क्या? चलिए, ये कोई बात नहीं है। तो आपका अनुभव कैसा रहा? मान लीजिए कि अब आप भी किसके साथ काम किए, मुझे थोड़ा सा अपना नक्सल जीवन के बारे में बताइए। नक्सल जीवन के बारे में बताइए और अब ये जो सैनिक का जीवन है उसके बारे में बताइए। जी नक्सल में वहाँ थे सर, वहाँ पीना खाना भी ढंग से नहीं मिलता है सर। वहाँ पे संतरी करने के लिए बेचते हैं, परेशानी ज़्यादा है वहाँ भी, ऐसी पैसा मिलता है नहीं है सर। तो हम भी सोचे यहाँ रहने से कुछ पैसा तो मिलता नहीं है, फालतू तो पैसा के लिए गए थे क्या नक्सली में? नहीं गए थे सर, असल जंगल जमीन के लिए लड़ने के लिए वहाँ गए। फिर ये क्यों कह रहे कि पैसा नहीं मिलता? जी हम लोग फिर सोचे पुलिस में जाएंगे, वहाँ अच्छा ज़िंदगी में जिएंगे बोल के यहाँ आए सर। यहाँ ठीक है सर। यहाँ ठीक है। जी तो ये कब समझ में आया कि आप जो लड़ रहे हैं अपने देश के खिलाफ, ये कब ये रियलाइज हुआ कि अपने ही देश और अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे आप? जी जब नक्सली में थे तो कभी लगा ऐसा कि अपने ही देश, अपने ही सोल्जर, सीआरपीएफ फलाना ठिकाना, उनके खिलाफ आप गोली चला रहे हैं, ये कभी लगा? नहीं लगा सर। नहीं लगा? जी तो नक्सल थे तो अच्छा लगता था नक्सली होना? वहाँ ठीक नहीं है सर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, नक्सली होना ठीक नहीं है? जी सिलेंडर किया यहाँ ठीक है सर। तो जल जंगल जमीन, आपको नहीं लगता है कि ये झूठी लड़ाई है जिसके नाम पे नक्सली लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप भी तो छोड़ के आए, आप भी तो वही लड़ाई लड़ रहे थे। तो क्या ये जो ये जल है, मान लीजिए जंगल है, जमीन है, आप अभी फोर्स में हैं, तब नक्सली थे, तब भी ये आप ही का था, अब भी ये आप ही का है? ये अभी नहीं है सर। हाँ? जी यहाँ अभी नहीं है हमारा। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ये सब तो हमारा ही है ना, ये तो सब ही आदिवासी का है, देशवासी का है, हम ही लोगों का है ना, हम ही लोगों का। सरकार इसको लेके तो कहीं नहीं चली जाएगी, या कोई एक व्यक्ति तो लेके नहीं चला जाएगा ना। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको लगा कि आप जो लड़ाई तब लड़ रहे थे वो सही था या गलत था? नक्सली के तौर पे जब लड़ रहे थे तब सही था या वो गलत था सर। गलत था? जी जी वो गलत था सर। यहाँ ठीक है सर, यहाँ देश के लिए लड़ रहे हैं। अब कभी ऑपरेशन में जाते हैं तो पुराने नक्सली मिलते हैं? जी वो तो नहीं मिलते हैं सर, गहरा पता नहीं।
अब मिलेंगे तो क्या कीजिएगा उनके साथ? उनको क्या क्या सिलेंडर कराएंगे सर सरेंडर कराएंगे, और सरेंडर नहीं करेंगे, आप पे फायरिंग कर दिए तो? जी। जो घेराव के अंदर रहेंगे तो फिर हम भी नहीं बचा पाएंगे सर। मतलब इधर उधर फायरिंग होता है तो फिर चलता है गोली। मतलब आप पहले कहेंगे कि सरेंडर करो, नहीं किया तो फिर जान जाएगा अगर फायरिंग किया तो? घेराबंदी में कौन जाके बोलेगा सर। तो आप डीआरजी का भी पहला प्रयास यही रहता है क्या कि सरेंडर कर दो जी नक्सलियों का? ऐसा जी। रहता है क्या कि पहले आप लोग बोलते हैं कि सरेंडर कर दो, जो सरेंडर नहीं करता है फायरिंग करता है फिर मारते हैं? जी। उधर से फायर आता तो तभी फायर खोलते हैं उधर सर। पहली फायरिंग नहीं करते? जी नहीं करते हैं सर। फायर उधर से खोलते हैं तो तब इधर से हम फायर हम भी खोल दे गोली का, जब गोली में दे देते हैं सर। देखिए कि लक्ष्मण ने बताया कि गोली का जवाब गोली देते हैं पहले डीआरजी का भी, और जो सही भी है और तरीके से कि पहले इनका प्रयास होता है, क्योंकि ये भी नक्सली कभी रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि जो इनके जानकार हैं वो बच जाएं, सरेंडर कर दें, और जब वो नहीं मानते हैं और जब वो फायरिंग करते हैं तो जवाबी कार्रवाई ये लोग भी करते हैं, तो उसमें फिर वो मारे जाते हैं या घायल होते हैं तो उसके बाद उसको लाते हैं। लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा अलग अनुभव था और ये एक अनोखी चीज़ थी कि ये किट मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार था, और सबसे खास करके ये चूल्हा, ये जो चूल्हा है ये मेरे लिए बहुत ही एक नया अनुभव था कि चलिए आप खाना बनाइए, मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा, आप बना लीजिए, आप आराम से खाइए, अपने साथियों को भी खिलवाइए। विजय आएंगे मेरे साथ, इधर और भी कुछ सोल्जर हैं जिन्होंने शायद अपनी पोजीशनिंग ले रखी है। ये देखिए, आपको जब जंगल में आते ये देखिए, ये तितली देखिए जो आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा। ये जंगल में जब आते हैं तो आपको ये हरियाली दिखती है, तितलियां दिखती है, जो खास करके दिल्ली में तो नहीं दिखती है, मुझे तो नहीं दिख जाती है। क्या नाम हुआ? सन्ना सुंडो। सन्ना सुंडो कहाँ के रहने वाले हुए? भाई जगरगुंडा सर, विक्रमपल्ली गाँव। जगरगुंडा? जी। जगरगुंडा वही है ना जहाँ पे अभी नया बैंक खुला है? और सर वही बैंक नया खुला नया है, बैंक सुकमा का थाना। हाँ, सुकमा थाना है, वहाँ पे नया बैंक खुला है। जी। पहले बैंक वंक तो नहीं था वहाँ? पहले नहीं थे सर। क्या लगता है अब वहाँ? पहले हम आपको एक सिटीजन के तौर पे पूछते हैं, फिर एक सैनिक के तौर पे आपसे बात करेंगे। जी। अब मान लीजिए वहाँ विकास हो रहा है, जगरगुंडा नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, हमको लगता है आप भी वहीं से हैं, जानते होंगे अच्छी तरीके से। जी जी। क्या बदल रहा है जगरगुंडा में? नहीं सर, मैं पहले 2009 में मैं नक्सल संगठन में ज्वाइन हुआ था। सब लोग नक्सली हैं। हाँ। ये ना हो जाए मतलब सब नक्सल में ही रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। हुआ था 2009 से मैं 2019 तक 9.5 साल काम किया नक्सल। 10 साल? हाँ 10 साल समझो। इसमें कब से हैं डीआरजी में? फिर सर मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, मैं कैसे भी करके मैं पहले सलवा जुड़ूम भी चल रहा था वो, तो गांव में जाके घुस के सलवा जुड़ूम वाले भी जाके आदिवासी लोग मारपीट करना, नहीं घर गांव को जलाना, ऐसी करके परेशान हुआ था। इसलिए वो मैं समाज के फिर नक्सली संगठन में गया उन लोगों के साथ। फिर करके मेरे को भी समझ आया कि ये तो आखिर कभी भी तो जान बचने वाला नहीं है, कभी ना कभी मारे जाओगे नक्सली के तौर पे। हाँ, मैं कैसे भी करके वह नक्सल संगठन छोड़ के गांव आया था। गांव आके कम से कम 2-3 महीना था। इसके बाद जगरगुंडा से सीआरपी वाले गए थे, मेरे को पकड़ के लाए। फिर सीआरपी ने अरेस्ट किया था तुम्हें? हाँ, फिर पकड़ के लाए। सरेंडर किए थे, अरेस्ट किए थे? नहीं सर, उस पूछे पहले मेरे को कैसे सरेंडर करेगा तो अरेस्ट जेल जाएगा। लोग थोड़ा तू तो ये आदिवासी लड़का है, थोड़ा पहले से मेरे को जानकारी वाले छगन जी वालों भी सब पुलिस में है, इसलिए तू जेल मत जाना, थोड़ा तू सोचना। मेरे को टाइम भी दिए, कम से कम 2-3 महीना। अच्छा, टाइम भी दिए, सोचना, जेल मत जाना, तो नौकरी मिलेगा तेरे को, नौकरी मिलने के बाद तू कितना साल भी तेरा बाल बच्चे भी जिएगा बोल के मेरे को समझा के। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सना कि एक समाज का ही एक ग्रुप है, वो कहता है कि पुलिस, जो छत्तीसगढ़ पुलिस है या जिस राज्य में भी नक्सल है, वहाँ की स्थानीय पुलिस फोर्स और सरकार वो आदिवासियों को परेशान करती है। ये सही है क्या?
नहीं, अभी तो ऐसी आदिवासी लोग तो परेशानी नहीं करते सर, नहीं करते नहीं हैं? करते सर। पहले ऐसी सलवा जुड़ून समय ऐसी हुआ कि नहीं तो थोड़ा पता उस नहीं समय, हाँ। उस समय। अभी तो 24 छत्तीसगढ़ में पूरा, और नक्सली संगठन में भी आदिवासी है, या फिर पुलिस में भी आदिवासी लोग थोड़ा, या कि हम लोग भी आदिवासी लोग सबको सुधार भी दिए हम लोग। अच्छा, आपने कुछ उसको सुधारा भी? तो गांव में कभी हम ड्यूटी व्यूटी जाते, गांव घुसते समय हम लोग बोलते गांव वालों को भी, दीदी दादा लोग साथ सबके साथ, तुम लोग हम लोग को डर के इधर उधर में मत भागना, और नक्सल संगठन में काम मत करना। तुम लोग के पास खेती है, जमीन है, तुम लोग को कहीं भी जाके शादीशुदा पे जाते, या फिर बाजार उजार जाके सब सामान उमान खा के जीना मतलब सामान्य जीवन जीना। किसी को सरेंडर करवाया आपने अपने गांव के किसी बच्चे को या युवा को जो नक्सली बन गया था, उसको वापस से सरेंडर आपने करवाया? नहीं सर, वो उन लोग कभी कभी 2-3 लोग उन लोग के आए थे, उन लोग के सिलेंडर करने के लिए करा के, फिर उन लोग घर गए। कैसा लग रहा है फोर्स में? अब डीआरजी अब अभी देश के लिए लड़ रहे हो, अब देश के लिए, अब अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हो सर। सही मायने में, पहले सही मैं, मायने में। हाँ सही, पहले सर जल जंगल जमीन की बसाने के लिए नक्सली संगठन में गया था। वहाँ 1-2 लक्ष्य उन लोगों का नियम भी अच्छा है, लेकिन वो 1-2 शब्द गलत, इसलिए मेरे को थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि वो लोग बड़गलाते हैं, ऐसा लगता है। कभी ऐसी बिना आदमी को थोड़ा ये चुगली करके पुलिस मुखबिर कर रहा है बोल के ऐसी मार पीट करना, नहीं मार के फेंकना, ये थोड़ा गलत मेरे को इसमें उन लोग में। अभी उन लोग भी आई सरकार कैसे करता है, ऐसी उन लोग भी करने से उन लोगों का भी राजनीतिक अच्छा है। मेरे को ये दो एक शब्द थोड़ा गलत, कुछ चीजें उनकी खराब लगती है। हाँ खराब लगते हैं। एक अपने ही आदिवासियों को मारना, फिर मुखबिरी का आरोप लगा के उनको मारना, फिर अपने ही लोगों को बड़गलाना जल जंगल और उनके हाथ में हथियार देना, तो ये सब चीजें उसी आदमी को उपयोग करके उसी आदमी कुछ कई 1-2 शब्द थोड़ा गलत हो जाएगा ना, फिर उसी को मारना, ये गलत। मतलब एक मान लेते हैं कि आपको बुला लिया, फिर कुछ दिन आपसे काम लिया, फिर आप ही के ऊपर आरोप लगा के आपको मार दिया, ऐसा? अभी बेचारे या एक जान सिलेंडर करके गया था, वो पहले गांव में कमटी काम किया था, उसको भी तू जाके पुलिस में जाके पैसा वैसा लाया, चुगली बन के आए बोल के उसको भी मार दिए दे। जेरगोंडा थाना पड़ता है बैयमपल्ली का, एक रामा नाम का, हाँ मारे। ऐसी कर रहा है ऐसी। अभी डीआरजी वाले अंदर घुस के अभी नक्सली के साथ लड़ रहा है, लड़के उन लोगों को कभी कई मुठभेड़ में 1-2 जान ऐसी मार रहा। अभी ये गांव चोसो, ये गांव में उन लोग नक्सली कम से कम 50-200-300 मीटर उन लोग डेरा लगाते रहते नक्सली। वह गांव में घुस के हम फोर्स हम लोग मार खिलाते। अरे वो पुलिस यानी का क्या जरा तुम ही लोग शुक्ली उकली करके ला के हम लोग को ऐसी कर दिए बोल के। क्या चाहते हो जो और भी नक्सली हैं वो सब सरेंडर कर दें? हाँ। ऐसा चाहते हैं आप? नहीं सर, हम लोग तो सब आदिवासी लोग के उन लोग को आने से हम लोग सिलेंडर करते हैं। हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं उन लोग पे अच्छा रास्ता, उन लोग भी आदिवासी, हम लोग भी आदिवासी, सबको लिए हम लोग जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोग भी बसाने के लिए हथियार उतर छोड़ के तुम लोग अच्छा रास्ता में आके जीने के लिए कोशिश करो बोल के हम लोग आह्वान भी करते। गाँव में भी जाके गाँव वालों को भी बोलते, उन लोग भी बता दो तुम लोगों को लड़की लड़का है कहीं भी हथियार पकड़ के नहीं रहना चाहिए, हथियार उतर छोड़ के सरकार में आके सिलेंडर करना। हम लोग भी आदिवासी है, वो कोई मारने नहीं है पीटने नहीं है, हम लोग बताएंगे बोल के ऐसे बता के आते। तो देखिए ये सुंदर ने हमें बताया कि जब वो नक्सली था और जब वो नक्सली जीवन में था, और उसका कहना है कि उसको भी कहा जाता है कि जल जंगल ज़मीन के लिए उसकी लड़ाई हो रही है और उसको वहाँ से माइंड वॉश करके लाया जाता है, उसको नक्सल में भर्ती किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब एक तरीके से काम निकल जाए किसी का तो या फिर वो अगर आंखों में खटकने लगे तो उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुम मुखबिर हो गए हो। और हमने देखा है कि मुखबिरी के नाम पे कितने इनोसेंट आदिवासियों को मारा है नक्सलियों ने, कितने ही अपने लोगों को उन लोगों ने मारा है। तो और ये हजारों की संख्या में लोग इस तरीके से मारे गए हैं। तो
सुनो, ये भी बता रहा था कि ये जो है ये भी आदिवासी हैं। डीआरजी में मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी आदिवासी हैं, और जो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो भी आदिवासी है। नक्सली में भी जो है कुछ लोग जो हैं वो आदिवासी हैं। तो उसका यही कहना है कि वो चाहता है कि जो भी नक्सली हैं वो सरेंडर कर दें, सामान्य जीवन जिए, क्योंकि वो भी आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं। और ये जो जल जंगल ज़मीन की कोई लड़ाई ही नहीं है, एक तरीके से कह लीजिए कि ये प्रकृति है, ये सबके लिए है। जो भी इस धरा पे है वो सबका है और सबका अधिकार है उसके ऊपर। तो जल जंगल ज़मीन के नाम पे जिस तरीके से माओवादी बड़गड़ाते हैं, उनको नक्सली बनाते हैं युवाओं को, और जब इनको समझ में आता है कि वो गलत कॉज के लिए लड़ रहे थे, वो भटक गए थे, तब या फिर जान का डर होता है। मान लीजिए कि कई बार होता है कि ऑपरेशंस होते हैं और उसमें अपने साथी को मरते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारा जीवन अगर हम नक्सली रहें तो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, इसलिए भी वो सरेंडर करते हैं। हमारे साथ में है, इनकी वर्दी पे देखिए, बुधरा सोढी। बुधरा सर कैसा लग रहा है अभी पेड़ के नीचे इस जंगल में? मुझे तो अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि मुझे ये कभी कभी मिलता है। आपको तो रोज इस जंगल में जाना पड़ता होगा। हम लोग तो रोज जाते हैं सर ऑपरेशन में, जंगल में रहते 3-4 दिन जंगल में रुकते हैं, और गर्मी के समय ऐसा पेड़ में नीचे आराम करते और खाना बनाते, और फिर चलना है तो फिर चलना है पैदल। अच्छा, 3-4 एक बात बताइए जी कि एक बार में मान लीजिए निकलते हैं ऑपरेशन में, तो कैसे कि इतना किलोमीटर चलेंगे फिर रुकेंगे, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल है क्या? या जहाँ थक गए वहाँ बैठ गए, ऐसा है? या ऐसा है कि नहीं इतने किलोमीटर चलना है फिर बैठना है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा ही है सर। वो 1 किलोमीटर चलना है तो फिर 500 मीटर चल के थोड़ा आराम करना है। पूरा टीम को भी एक साथ ले जाना है, ले जाना, कोई कोई देख थकते लेना है कि कोई खतरा हाँ तो नहीं है जी, उसके। हाँ? आराम से क्लियर करवा। जंगल में तो डर भी रहता है सर। वो बूबी ट्रैप लगाते, किस पाइप गड्ढे भी खोदते नक्सलिया मिलिशिया वाले, आईडी वगैरह आईडी भी लगाते हैं। इसको जांच करवाते हुए जाना है, फिर रुकना है, फिर क्लियर होगा तो फिर जाना है सर, ऐसा। मतलब जब आगे बढ़ते हैं तो पूरा चेक करते हुए चलते हैं। जी चेक करवाते चलते हैं सर आगे, है ना? उसी में कभी कभार अनहोनी हो जाती हाँ है। जी जी। कब से हैं आप इसमें डीआरजी में? मैं डीआरजी 2021 से हूँ सर। यहाँ 22 से कभी कभार गश्त आता हूँ, मैं वहीं पर लाइन में रहता हूँ ऑफिस में। अब डीआरजी इतना अच्छा ऑपरेशन कर रही है, बड़े बड़े नक्सलियों को मार रही है, कैसा लगता है कि डीआरजी में आकर के? डीआरजी में पहले उतना बड़ा बड़ा घटना नहीं हो रहा था सर। अभी 2019 से लेकर 20 हो गए 21, ये लगातार चल रहा है। जो पहले दूसरा सरकार था उतना ऑपरेशन भी नहीं चल रहा था, लेकिन घटना नहीं हो रहा था। जो बीजेपी सरकार आया ना, तो तब से बड़ा बड़ा घटना, बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, और बड़ा नुकसान भी नक्सली को उठाना पड़ रहा है। और चीसी एजेंसी ये इन लोगों को भी मार गिरा रहे नक्सली को घेर के। ये आपको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, ये थोड़ा पॉलिटिकल है लेकिन आपने चर्चा की है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी। कि गृह मंत्री जी ने कहा है कि अगले साल 2026 मार्च तक हम सभी नक्सलियों को ख़त्म कर देंगे। आप डीआरजी ऑफिसर के तौर पे आपने ये बात कही कि अब जो है ऑपरेशन में तेज़ी आई है, सिक्योरिटीज़ को भी खुला हाथ मिला है, ठीक है? तो क्या लगता है कि सच में अगले साल तक नक्सली ख़त्म हो जाएगा? लग रहा है तो ऐसा है सर। वो यहाँ छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर नक्सली थोड़ा घटेंगे, और छत्तीसगढ़ में घटेंगे। छत्तीसगढ़ में घटेंगे। इन लोगों का तो 16-17 राज्य में पहला हुआ सर माओवादियों का। इन लोग यहाँ से बग के दूसरा सेफ्टी जगह में 3-4 आदमी भी रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ बस्तर में तो बस्तर में ख़त्म कर देंगे। खत्म कर लेंगे। ये विश्वास है कि बस्तर में ख़त्म कर देंगे। बस्तर में ज़्यादातर खत्म हो जाएगा सर, और दूसरा राज्य में नक्सली, दूसरे राज्य का नहीं बता पाओगे, यहाँ तो खत्म कर यहाँ ही तो देंगे। खत्म कर देंगे सर। यहाँ फिर लगातार नक्सली को मार रहे, और 25-30 ऐसी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को तो जानकारी होगी, कौन ऐसे बड़े नक्सली हैं जिसको लगता है कि उसको अभी आने वाले दिनों में सरकार उसको मतलब आप लोग के टारगेट पे है वो, कि उसको खत्म करना है जल्द अभी से तो जल्द? ज़्यादातर यहाँ हमारा बस्तर में बटालियन का वो इड़मा है, इड़मा और बारसा देवा को ख़त्म करने से बाकी पूरा बटालियन का जो रहने वाला सदस्य है, इन लोग भी या सिलेंडर करेंगे या अपना घर भागेंगे, नक्सली को छोड़ देंगे।
नक्सली संगठन में काम करने के लिए। वो अच्छा, हिटमैन लोग या तो भाग जाएंगे या मारे जाएंगे। अब मारे जाएंगे दोनों दोनों। और जो नीचे के स्टाफ, नीचे जो कैडर है उसको छोड़ देंगे ये लोग। उसको तो छोड़ देंगे सर, लेकिन इन लोग तो एम्बुश में फंसने से इन लोग भी मरने वाले, बटालियन वाले पूरा नक्सली बटालियन। हाँ, अगर अभी शांति वार्ता में आने से ठीक है, अगर नहीं आने से तो गोली का जवाब तो अभी उन लोग भी बोलते हैं, हम लोग बंदूक का जवाब बंदूक से ही देंगे। नक्सली भी बोलते हैं अगर घेरा में फंस गए तो पूरा नक्सली खत्म हो जाएंगे। अभी इन लोग शांति वार्ता में आने से पूरे बच जाएंगे। उन लोग भी तो आदिवासी है, हम लोग भी तो सरेंडर आदिवासी कर दीजिए या फिर मारे जाइए, यही है ना मतलब। जी, हाँ, यही है। आईजी साहब ने भी यही कहा है जी, जी, जी। कि या तो आप हिंसा छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, कर दीजिए। नहीं तो आपका इलाज होगा मुख्य धारा में जोड़ दीजिए। मुख्य धारा में। जी देखिए सोडी हैं, डीआरजी के ही एक और सोल्जर है। कैसे इन्होंने बताया, इनको विश्वास है कि खास करके छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा होगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन में तेजी आई है। मैंने कई ऑफिसरों से बात की है, हाई रैंक के भी जो सोल्जर हैं उनसे भी बात की है, तो उन्होंने यही बताया कि ये जो सरकार का जो आत्मविश्वास है कि हमें ख़त्म करना है, जो दृढ़ संकल्प है, और उसके वजह से जो है ना कि फोर्सेस के अंदर, चाहे वो सीआरपीएफ हो, डीआरजी हो, पुलिस हो, उनके अंदर ना एक आत्मविश्वास आया है और वो कॉन्फिडेंस आया। आत्मविश्वास उनके अंदर था, जो पॉलिटिकल जो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जो अब आया है, जो एक सरकार अपने सैनिक में भरोसा जताती है, और उसके वजह से काफ़ी तरीके की छूट मिली है। मैं एक सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे भी बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि शुरू में जब ये स्टेटमेंट आया तो हम लोगों को भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्या ये सच में संभव है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने हमें खुली छूट दी है, ऑपरेशन में जिस तरीके की ज़रूरतें होती है, टेक्नोलॉजी वाइज हो, आर्म्स वाइज हो, तो इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात कि अब किसी ग्रुप का प्रेशर नहीं होता है। वो यही बता रहे थे जो सीआरपीएफ के ऑफिसर थे बड़े, कि पहले एक प्रेशर होता था उन पे कि कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप, कोई सिविल राइट ग्रुप, वो जो फेक वाले, जो जिसको अर्बन नक्सल का भी नाम देते हैं कुछ लोग, कि वो जो दिल्ली में बैठे लोग या कैपिटल सिटीज़ में बैठे लोग प्रेशर बनाते थे जब नक्सलियों के खिलाफ में ऑपरेशन होता था। अब वो नहीं होता है, ऑलमोस्ट ना के मुताबिक होते हैं। उनको इन सब तामझाम में नहीं उलझना पड़ता है। पॉलिटिकल जो पार्टी है, जो लीडरशिप है, वो इन सब चीज़ों को हैंडल करती है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनका सारा फोकस जो है वो क्या कहते हैं, ऑपरेशंस में होता है, और यही हमने देखा है, जिसका परिणाम जो है हाल के दिनों में मिला। तो मेरा जो आज का जो उद्देश्य था कि आप लोगों को डीआरजी के जो ऑफिसर्स के साथ एक थोड़ा समय बितवाऊं, मैं देखूं कि किस तरीके से वो लोग ऑपरेशन करने निकलते हैं, उनको भूख लगती है तो वो क्या खाते हैं, किस तरीके से चीज़ें करते हैं। और हम भी जानते थे कि डीआरजी में कुछ पूर्व नक्सली भी थे, और हमें भी यहाँ पे मिले, उस गुट में जो ग्रुप था उसमें 2-3 लोग मिले जो पूर्व नक्सली रहे हैं, और उन्होंने बताया कि पहले का उनका जीवन कैसा था, डीआरजी में कैसा जीवन है, कैसे ऑपरेशंस करते हैं, और भी तमाम चीज़ें कैसे करते हैं। हमारे साथ हम बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक जो इसमें महिला सोल्जर हैं, उनका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, और उनकी कहानी मुझे थोड़ी दिलचस्प लगी, इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मैंने कई स्टोरी की है। बहुत सारे नक्सली होते हैं जिनका छोटा जीवन होता है, वो सरेंडर करते हैं, आते हैं। इन्होंने 20 साल तकरीबन दिया है, और उसके बाद बहुत लोग हैं जो सामान्य जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन ये फोर्स में हैं। मुझे जब आप सरेंडर की, उसके बाद का मुझे बताइए कि कैसे हायरिंग होती है। जैसे ऐसा तो होता नहीं होगा कि सरेंडर करने के बाद सीधा डीआरजी में आ जाते होंगे, ऐसा तो नहीं होता होगा। वो जो प्रक्रिया है सरेंडर करने के बाद भी, और सभी सरेंडर करने वालों को भी डीआरजी में नहीं लेते होंगे, तो मुझे वो प्रक्रिया थोड़ी समझाइए कि किस तरीके से। आपने भी कहा कि मुझे 1 महीने तक इंटरोगेट किया, पहले इंटरोगेशन में क्या होता है, उसके बाद कैसे विश्वास, क्योंकि आप तो नक्सली थे, आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता था, तो कैसे विश्वास जताती है जो फोर्स है, जो देश है आपके ऊपर, वापस से कैसे देश के लोग विश्वास जताएं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक बार जब आप विश्वास खो चुके होते हैं तो आप पे कोई विश्वास करे। ये होती है ना, जैसे कोई आपका मित्र हो और आपको साथ धोखा कर दे, तो आपको उस पर विश्वास नहीं रहता आगे के लिए, होता है ना ऐसा। तो मुझे वो बताइए कि वो 1 महीने के इंट्रोगेशन में क्या हुआ,
फिर कैसे पूरा प्रोसेस हुआ, फिर कैसे आप पे ट्रस्ट हुआ, फिर कैसे आप डीआरजी में भर्ती हुई, या डीआरजी से पहले किसी और चीज़ में आपको रखा गया, ये पूरी बातचीत आप मुझे बताइए। सर मेरा इंट्रोगेशन जितना भी मेरा ऊपर नॉलेज है वो सब मैं सरकार को बताने था, वो पूरा मैं बता दी। बताने के बाद जिसको मन है वो डीआरजी में रह सकता है, और नॉर्मल भी मिल सकता है कि पियून उन सब मिलता है अगर सरकार चाहे तो। सरकार तो अभी अच्छा रास्ता बनाया कि जिसको मन है वो डीआरजी में जा सकता है, या तो फिर घर भी वापस सरेंडर होके जाके कमा के खा सकता है। उन लोगों को तो ऐसी गांव वाले लोगों को सबको डीआरजी में लाना नहीं चाहिए। सब लोग आदिवासी हैं, किसी किसी को नॉलेज है कि हथियार लेके कैसे लड़ना है क्या है, किसी किसी को नहीं रहता है। जो मेन नक्सली में भी जो सर। आर्म्स में थे, सर। मिलिट्री मिलिशिया में थे, है ना? सर मिलिशिया ही बोलते हैं उनको। जी, हाँ। जैसे गांव में भी ऐसी थोड़ा एक्टिव है उसी को भर्ती करते हैं नक्सली संगठन में। जो थोड़ा सा नॉलेज उसको ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है उसको मिलिशिया में रखते हैं। अच्छा। मिलिशिया ये सबसे ज़्यादा नीचे रहता है, मिलिशिया रक्षादलम बोलते हैं इसको। रक्षा दलम बोलते हैं। सर देखिए, एक नई जानकारी मुझे मिली। नक्सली में जो जिनके हाथ में आर्म्स होता है, जी। AK-47 जो उनके साथ हथियार नहीं रहता है सर, अच्छा। तीर धनुष रहता है। जो निचले कैडर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिनके हाथ में तीर धनुष होता है? मिलिशिया मिलिशिया। रक्षादलम। अच्छा, जिनके हाथ में तीर धनुष होता है उसको रक्षा दलम बोलते हैं, मिलिशिया। और जिनके हाथ में ये होता है, बंदूक होता है, वो वर्दीधारी नक्सली हो जाता वर्दीधारी नक्सली होते हैं। वर्दीधारी नक्सली और मिलिशिया, रक्षा दलम। वर्दीधारी नक्सली मतलब उसके हाथ में बंदूक होगा, 47 होगी या अन्य हथियार होंगे। और जो रक्षा दलम, है। वो उसके हाथ में तीर धनुष होता है। हाँ, तो आगे जैसे ये रक्षादलम का है काम है, जैसे फोर्स जाती है कहीं भी उन लोग आगे वाले लोगों को जाके बता देते हैं। मतलब मुखबिरी एक तरीके से अच्छा। करते हैं, है ना? मुखबिरी एक तरफ से करते हैं। जैसे गांव में सरकार अध्यक्ष रहता है, DAKMS अध्यक्ष रहता है, अलग अलग कमिटीज उनका लीडर लोग रहते हैं, उनको खबर पहुंचा देते हैं इन लोग। जैसे गांव में अब पुलिस फोर्स जंतेवाड़ा से निकल गया बोलने से उन लोग उधर प्रचार कर देते हैं, जनता को होशियार कर देते हैं। उसके लिए उन लोगों को ताकि वो रक्षा लोग दलम सतर्क हो जाए। अच्छा। जी। फिर? फिर ऐसे करते हैं, उन्हीं लोगों का काम वही करता है रक्षा दलम। जैसे सेंट्री रहना, फोर्स अंदर से निकल गया बोलने से रास्ता में कहीं सेंट्री वेंट्री रखते हैं। सब इन लोगों का काम यही रहता है। बिना हथियार के गुल्लर और तीर धनुष रहता है उनके पास। जी, तो तीर धनुष से किसी को मार पाते हैं? कोई मरेगा उससे? नहीं मारते हैं, ऐसे हथियार सिंबॉलिकली। रक्षक लिए। अच्छा। अगर नजदीक आए तो उन लोग भी मार सकते हैं, तीर में भी मार सकते हैं। तीर में कुछ उसके पॉइंट पे कुछ जहर वहर लगा होता है या नहीं सामान्य तीर नहीं, होता है? नॉर्मल रहता है। जैसे जानवर को आदिवासी क्या बोलते हैं वो वेटा, जानवर को वेटा बोलते हैं आदिवासी। जानवर को मारने जाते हैं, वैसे उन लोग भी रहते हैं। अच्छा, देखिए एक और नई जानकारी मिली कि जानवरों को आदिवासी लोग वेटा बोलते हैं। जी। बेटा या वेटा? वेटा जाते हैं, वाह, हाँ, वेटा जाते क्या बोलते हैं, शिकार शिकार करते हैं। शिकार तो हम भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। तो शिकार तो हम लोग भी बोलते हैं। तो शिकार करते हैं, हाँ। वही तीर धनुष लेके शिकार करते हैं उन लोग भी। जी, इंट्रोगेशन का थोड़ा बताइए कि इंट्रोगेशन में पुलिस क्या करती थी? मतलब पुलिस के सामने आ गई हूँ, मतलब मेरा नॉलेज में जितना है वो जानना चाहते थे उन लोग। जी और सब आपने ईमानदारी से बता दिया। जी, ये पहले 2014 के आसपास ये कश्यप साहब अभी DIG है, वो SP हुआ करता था दंतेवाड़ा में। उनके सामने आके मैं सरेंडर कर दी कि जितना पूछे उतना मैं ईमानदारी से बता दी। जी। शादी हो गई है आपकी? हुआ था सर, अभी नहीं है, वही उन्हीं लोग कर दिए थे नक्सली। अच्छा, नक्सली में ही शादी हुई थी, लेकिन जब आप सरेंडर कर दी तो आपने उनको छोड़ दिया। वो अभी नक्सली ही हैं? नहीं है। वो भी सरेंडर कर दिया? जी, तो क्यों नहीं है साथ में? मतलब वो तो व्यक्तिगत रीजन है, लेकिन वैसे मतलब नहीं सर, वो साथ में रहते थे। अभी एक्सीडेंट में 2018 को उसका डेथ हुआ है। सॉरी, तो माफी चाहेंगे, मुझे ये जानकारी नहीं थी। माफी। DRG में अभी आप हैं, और भी बहुत सारे जो हैं नक्सली हैं DRG में। जो नक्सली हैं मान लीजिए, और जो आर्म्ड नक्सली हैं, जो मान लीजिए कि गलत वजह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो
वो लोग जो कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सर वो हम सभी जानते हैं कि वो एक वर्ग है जिसका एजेंडा वो सर्व कर रहे हैं। उसमें कितनी सत्यता है वो, क्योंकि आप रह चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं, आपको वो झूठा लगा तभी आज आप वहाँ आई हैं। सर तो जो लोग वहाँ हैं और मान लीजिए कि आपके वीडियो के क्योंकि वहाँ पे भी मोबाइल वहाँ पे, अच्छा मुझे बताइएगा, मैं इस पे बाद में आएगा, वहाँ मोबाइल यूज होता है क्या? नक्सली लोग सर करते हैं? सर मोबाइल होते हैं बड़े लोगों के पास सर, लीडर बड़े कैडर के जी। पास होता है, छोटे कैडर के पास? नहीं। आपके पास था मोबाइल? मैं मोबाइल नहीं चलाती थी, वॉकी टॉक चलाती थी। वॉकी टॉकी चलाते थे? जी। सैटेलाइट वाला भी फोन रहता है? जी जी उसी से सब कुछ होता सर है। और जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास उनके लैपटॉप, पास टैब ये सब होता है क्या? जी क्या क्या होता है थोड़ा बताइए। लैपटॉप रहता है, मोबाइल रहता है और वो टेबलेट भी रहता है। सब कुछ रहता है। करते हैं, तो उस पे क्या करते हैं वो लोग? कुछ कुछ लिखने का रहता है, वो सब वही टाइपिंग करते हैं सर। जैसे प्रेस टीम अलग से रहता है पुस्तक निकालने का, ये उक्त सूरज क्या क्या पम्पलेट बनाते हैं। क्या लिखते हैं उस पैम्पलेट में? उसमें उन्हीं लोगों का राजनीतिक रहता है, जैसे जनता को पुलिस वाले आके मार रहे हैं, सरकार गलत है, अत्याचार करता है सरकार पूरा। सब कुछ वही होता है, अपने ही लोगों के खिलाफ भड़का रहे होते हैं, मतलब वो यही लिखते हैं ना उसमें? जी इसीलिए जनता को भड़काते रहते हैं, इसीलिए जनता उनके पक्ष में हो गए हैं। अगर ऐसे नहीं होता, सब एक जैसे रहते, गांव वाले लोगों के साथ मिल के रहते, तो उन लोग मोटिवेट नहीं करते तो सरकार के अंदर आ जाते हैं। आदिवासी पढ़े लिखे नहीं है, जानते हैं, सब समझते हैं। जैसे आप भटक गई थी वैसे सर देखिए, ये भी बता रही हैं कि वो किताबों के माध्यम से, कला के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादातर आदिवासी अशिक्षित होते हैं, है ना, साक्षरता आदिवासियों में कम है, तो वो जो कहते हैं, क्योंकि वो रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, फोर्स तो जाती नहीं है आदिवासी के पास रोज रोज, तो वो लोग जो अलग अलग माध्यम से आदिवासियों से डेली इंटरेक्शन करते हैं, और उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस में लेना आसान हो जाता है, ताकि फिर उनको अपने इस्तेमाल के लिए नक्सली इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। उसमें मान लीजिए वो मैगजीन निकालते हैं कला के माध्यम से, शायद एक कल्चर डिपार्टमेंट भी आप लोगों में होता है, जो नाट्य कला और फलाना, उस सब के माध्यम से भी वही 16-17 साल के बच्चे लोग, 15-16 साल के बच्चे लोग, पूरा सैतन नाट्य मंच, ये नाचने का टीम होता है, उसमें भर्ती कर देते हैं बालाल संगठन में से। ये बालाल संगठन में जितने भी छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, वो पूरा कला ही सबसे उनका संगठन रहता है। वो लोग गांव में जाके वो करते हैं, और फिर नाटक में वही, भाषण में वही, गाना में वही, सब कुछ हर बार करते हैं कि सर ये फोर्स और ये सरकार आपकी दुश्मन सर। इसीलिए उन लोग सबसे ज़्यादा ये प्रचारी, ये CNM संगठन, सब गाना, भाषण, ये नाटक, सब कुछ एक ही चीज़ में ज़्यादा प्रचार करते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा जल्दी से विकसित हो जाते हैं, उनके मोटिवेट आ जाते हैं। इतनी बड़ी बात है कि जो कल्चरल मार्क्सिज्म की हम लोग बात करते हैं, उसका उदाहरण जो है सुंदरी, जो कि खुद नक्सली रही है, वो बता रही है कि कैसे कला के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जो युवा वर्ग है, नाट्य के माध्यम से, नाच गाना के माध्यम से जो युवा है, उसको कैसे माइंड वॉश करके उनको बड़गलाने का काम और उनको नक्सली संगठन में लाने का जो पूरी एक जो प्रक्रिया है, वो यही प्रक्रिया है। और हर माध्यम में बार बार एक ही चीज़ कहना कि सरकार आपकी दुश्मन है, पुलिस आपकी दुश्मन है, आपकी जंगल जमीन छीन लेगी, आपका अधिकार छीन लेगी, यही होता है ना उसमें। तो इसी तरीके से जो निर्दोष आदिवासी, जो मासूम आदिवासी है, वो भटकते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी DRG में भी मान लीजिए बहुत नक्सली हैं, और जो नक्सली हैं वो भी तो हैं ही। आपको अगर कहना हो कि एक मैसेज देना हो, क्योंकि आपको मान लीजिए कि क्योंकि आप हैं और आपसे और भी लोग बात करते होंगे, वो लोग आप ही बता रहे हैं कि वो लोग टीवी देखते हैं या मोबाइल पे देखते हैं सर, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप, एक DRG के ऑफिसर के तौर पे और एक पूर्व नक्सली के तौर पे, जिसने 20 साल या 18 साल 15 साल जो भी लंबा समय बिताया हो उनके साथ, इतने समय के बाद उनको क्या मैसेज देना चाहिए, क्या सही क्या गलत? सर, मैं जब से आई हूँ, सरेंडर हो गई 2014 से लेकर, मैं स्टेटमेंट भी दे चुकी हूँ, टीवी स्टेटमेंट भी दिया?
और उन लोग जितने भी हैं ऐसे गलत रास्ता में पहले तो नहीं जानते थे, सरकार ऐसे नियम नहीं बनाता। जब से हम लोग आए हैं 2014 से 15 से ये सब नियम अच्छा से बना है। जिसको जीना है उन लोग आ सकते हैं, सब लोगों को आने के लिए रास्ता खुला है। सरकार अच्छा नियम बनाया है, आके जी सकते हैं, अपना फैमिली को संभाल सकते हैं। और फैमिली से दूर इन लोग जितने भी आंध्रा के हैं उन लोग भी वापस जा सकते हैं। मैं आखिरी तक यही बोलना चाहूँगी, सब लोग आके सरेंडर करें, मेरे जैसे जिए। बहुत बार बोल भी चुकी हूँ सर। जैसे अभी बड़े बड़े अच्छा, लोग हैं। आपने किसी को सरेंडर करवाया क्या? आप नक्सली थी और मतलब आपने किसी को सरेंडर करवाया, अपने पुराने मित्र को या सर किसी को surrender मेरे करवाया? गांव का एक लड़का है, नारायणपुर में रहता, विलास कोवासी। उसको मैं चिट्ठी भेजी थी यहाँ से आने के बाद 2015 को। चिट्ठी भेजने के बाद वो चिट्ठी उसको कम से कम 3-4 महीना के बाद मिला। अच्छा। वो पढ़ने के बाद भी वो विश्वास नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे सोचा होगा, फिर वो लड़की जाके तो अच्छा जी रहे, मैं भी जाके सरेंडर कर दूंगा। फिर अपने से वो आ गया। विलास कोवासी नारायणपुर जिला में रहता है, DRG में वो भी जी। अच्छा, ऐसा है क्या कि जो आपके जो बाकी सहकर्मी हैं जो नहीं हैं नक्सली या ऑफिसर, वो आपको कभी शक के निगाह से देखते हैं कि ये तो पूर्व नक्सली रही? सर ऐसा कभी हुआ है? ऐसे होता तो बहुत लोग सरेंडर वाले हैं। अब हम लोगों को सरकार भी बहुत मान्यता देती है कि उनके सपोर्ट में हम लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। विश्वास की कोई कमी सर, नहीं। कोई कमी नहीं है सर। तो देखिए कि इन्होंने काफ़ी कुछ बताया, अपना अनुभव बताया, तमाम चीज़ें बताई। सरेंडर की जो पूरी विधि है और उसको लेकर के सवाल उठाया जाता रहा है कि जो सरेंडर करते हैं उनको फोर्स में लेना कितना सही कितना गलत है। इसको लेकर के अलग अलग पक्ष है, अलग अलग विचार है। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि हर किसी का एक कह सकते हैं कि पास्ट होता है और उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है तो उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। और आप देखिए कि सरेंडर जो माओइस्ट हैं न सिर्फ DRG में आकर के देश के लिए काम कर रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, बल्कि जो भटके हुए लोग हैं उनको भी मेन स्ट्रीम करने का काम कर रहे हैं, उनको भी वापस से लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने इनके कोई नज़दीकी था, कोई युवा था जिसको इन्होंने चिट्ठी लिखी और 3 महीने बाद वो चिट्ठी उसको मिली और वो पढ़ के वो प्रभावित होता है और उसको लगता है कि सच में उसका भी जीवन बदल सकता है और वो भी गलत कॉज के लिए लड़ रहा है। तो 3 महीने के बाद वो सरेंडर करता है। और ऐसे ही तमाम युवा हैं। हमने एक और सुरक्षाकर्मी से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बताया कि उनके माध्यम से भी कुछ सरेंडर हुए हैं। तो ना सिर्फ नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं, सरकार इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और वो जो आत्मविश्वास दिखाना, एक विश्वास दिखाना कि ये अपने ही लोग हैं, जो वो कहते हैं ना कि ये सभी, जो सरकार कहती है कि चाहे वो नक्सली हों, भटके हुए या आदिवासी हों, सब हमारे लोग हैं। ये कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये उसमें दिखाता है कि सरकार सिर्फ ना उसमें जिनको सुधार का करना चाहते हैं ना उनको मौका देती है, बल्कि रोजगार उत्पन्न कराती है। ऐसे स्ट्रैटेजिक चीज़ों में जो थोड़ा रिस्की भी है, लेकिन फिर भी वो विश्वास दिखाती है कि अपने लोग हैं, उनको फोर्स में लेकर के आती है। और वही लोग जो हैं आज साथ दे रहे हैं। और ये जो आप ऑपरेशंस देख रहे हैं, जो DRG की सफलता देख रहे हैं, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये जानते हैं सभी कंडीशन को, उन लोगों की स्ट्रैटेजी को जानते हैं। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी जीत ये है कि इन लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में साथ दे रहे हैं, जो इनके पुराने लोग हैं या फिर जिन गांव से आते हैं, उन गांव में जो नक्सली बनने के बच्चे सोच रहे होंगे या उस कगार पे होंगे कि कल को वो बन सकते हैं, उनको भी समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सरकार व्यक्तिगत रूप से हर जगह नहीं पहुंच सकती है, तो यही माध्यम है, वो पहुंचते हैं, लोगों को समझाते हैं। अब क्योंकि ये अपने लोग हैं, उसी समाज से आते हैं, तो वो लोग इनके बदले हुए जीवन को देखते हैं कि अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन। तो वो युवा जो कल को भटकने वाले हैं वो नहीं भटकेंगे। दूसरा, जो भटके हुए हैं उनको वापस लाने का जो प्रयास है वो इनके माध्यम से बहुत अच्छे से सरकार कर पा रही है।